स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के नाम से स्टैंडर्ड हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने ओवरऑल FER2 लेवल पे जो आपके कोर्स का कंटेंट है उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। क्या हमारी ओवरऑल टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या स्ट्रेटेजी होगी उनको डिस्कस किया था। और हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स इससे स्टार्ट लिया था अपने कोर्स का। क्विक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में आईएफआरएस 15 के हवाले से क्या बातें डिस्कस की और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की हम क्लास में कवर कर रहे होंगे। सर सबसे पहले आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोस और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करें तो मेरा ख्याल है कि एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। कि किसी भी कंपनी वो इन्वेस्ट करने लगा या किसी भी कंपनी की वो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने लगता है तो वो सबसे पहले एक कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर को जरूर देखता होगा। अभी जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट फॉर द ईयर का नंबर आ रहा होता है, ये नंबर कैलकुलेट हो रहा होता है कि आप अपने सेल्स, आप अपनी इनकम से अपने रेलेवेंट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो आपके पास फॉर द ईयर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो रहा होता है। और अगर मैं इस P&L के प्रॉफिट के नंबर को देख रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट का नंबर ज्यादातर डिपेंडेंट है आपकी फॉर द ईयर सेल्स, आपकी फॉर द ईयर रेवेन्यू से। और इस सेल और इस रेवेन्यू के नंबर को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, ये सारी बातें हम इस आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के स्टैंडर्ड में कवर करते हैं। आईएफआरएस 15 का ये स्टैंडर्ड कोई बहुत नया स्टैंडर्ड नहीं है। 1 जनवरी 2018 से तो इस स्टैंडर्ड को इफेक्टिव बनाया गया है। अब सवाल ये है कि क्या 1 जनवरी 2018 से पहले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का कोई स्टैंडर्ड मौजूद ही नहीं था? नहीं सर, ऐसा नहीं है। 1 जनवरी 2018 से पहले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, मल्टीपल एसआईसीस, मल्टीपल इफ्रिक्स हुआ करते थे। हमारे पास IAS 18 था, IAS 11 था, SIC 31 था, इफ्रिक 13, इफ्रिक 15, इफ्रिक 18 था। ये मल्टीपल एसआईसीस, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स और मल्टीपल इफ्रिक्स में मिला जुला कर रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट्स को बड़ा ही स्कैटर्ड वे में रिपोर्ट किया गया था। तो मसला ये होता था कि किसी भी कंपनी को अगर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना हो तो उसे अपने लिए रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को पिक करना पड़ता था और कुछ जगहों पे इनकी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी कर रही होती थी। तो 2015, 16, 17 में ISB ने इस बात को रियलाइज किया, एक प्रोजेक्ट पे काम किया और उसके बाद उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड दैट इज आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड पब्लिश किया। आज की तारीख में कोई भी रेवेन्यू हो, कैसा भी रेवेन्यू हो, उसके लिए आपको मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, इफ्रिक्स, एक्सरसाइजेस को देखने की जरूरत नहीं है। जो भी रेवेन्यू, जैसा भी रेवेन्यू होगा उसे हम आईएफआरएस 15 में ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जिसका टाइटल है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। पहले तो हमने एक इंपॉर्टेंट बात इसके टाइटल से ही सीखी थी। किसका टाइटल है? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। यानी कि अगर एक ट्रांजैक्शन में हमारी काउंटर पार्टी कस्टमर है तो उससे अराइज होने वाला रेवेन्यू स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर होगा। अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट या मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जिसमें काउंटर पार्टी कस्टमर ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर के साथ, अपने किसी इक्विटी होल्डर के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसे फिर हम आईएफआरएस 15 के तहत रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ डील कर रही है, एक कंपनी किसी भी काउंटर पार्टी के साथ डील कर रही है और वो काउंटर पार्टी कंपनी का कस्टमर नहीं है तो हम आईएफआरएस 15 को नहीं देखेंगे। आईएफआरएस 15 उस वक्त अप्लाई होगा व्हेन द काउंटर पार्टी इन योर ट्रांजैक्शन इज द कस्टमर ऑफ अ पर्सन। हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई आप किसी दुकान में या किसी भी जगह पे कोई चीज बाय करने जाओ, उस दुकान वाले के पास वो चीज ना भी अवेलेबल हो तो वो दूसरी दुकान से लाके आपको अरेंज करके दे देता है। तो ये जो दो दुकानदारों के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है, ये ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर्स नहीं है, वहां पे आईएफआरएस 15 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। फिर हमने एक ओवरव्यू डिस्कस किया था आईएफआरएस 15 का। आईएफआरएस 15 रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल फॉलो प्रोवाइड करता है कि हमने 5 स्टेप एक प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल फॉलो करना है और किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर विद द कस्टमर से अराइज होने वाले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। स्टेप 1 था हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 1 था हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। Step 3 determine the transaction price. Step 4 allocate transaction price to each performance obligation. And step 5 recognize revenue as and when performance obligation is satisfied. इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कस्टमर के साथ क्रिएट होने वाली ट्रांजैक्शन, कस्टमर के साथ अराइज होने वाली कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे।
इन पांचों स्टेप का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा था इन पांचों स्टेप के ऊपर, लेकिन अब से हमने एक एक स्टेप को डिटेल में कवर करना है, एक एक स्टेप के ऊपर हमारी मल्टीपल क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी। अगर 5 स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप 1 था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन द रेगुलेशंस इन द मार्केट इन विच यू आर ऑपरेटिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही हो तो उस पर ऊपर 15 अप्लाई होगा। मैं जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूं वहां के जो भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट या तो रिटर्न या फिर वर्बल फॉर्म इख्तियार कर रहा होगा। एसेंस ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होना चाहिए जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल परचेज का एग्रीमेंट प्रैक्टिकली रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड या बिल्डिंग, कोई फ्लैट, कोई बैंगलोर सेल परचेज करो तो ये कभी भी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं नजर आएगा, ये हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। लेकिन अगर आप परचून वाले के पास कोई सामान लेने जा रहे हो तो वहां पे आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नजर नहीं आ रहा, वहां पे जनरली आपको वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ही नजर आ रहा होता है। एक इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन लेने आए हो तो यहाँ पे तुमने कोई ना कोई एडमिशन फॉर्म, कोई ना कोई गूगल फॉर्म वगैरह लाजमी फिल किया ही होगा। तो स्टेप 1 था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारे लिए इस लेवल पे शायद एक एलियन टर्म है, हमने पहले इस तरह की टर्म ना सुनी हो, लेकिन कोई रॉकेट साइंस टर्म नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विस प्रॉमिस कर रहे हो, आप कस्टमर को जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस कर रहे हो, हर डिस्टिंक्ट गुड्स, हर डिस्टिंक्ट सर्विसेज, हर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल IQ और आपके दरमियान FAR2 का जो ये अरेंजमेंट है, इसमें लेक्चर्स भी हैं, इसमें बुक, ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें बुक भी कवर्ड हो और इसमें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी कवर्ड हो, तो ये सारी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेक्चर अलग, बुक अलग, और लेट्स से के क्विज एंड मॉक टेस्टिंग सिस्टम कोई वगैरह। इसी तरीके से अब कोई भी लेट्स से होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो, अब मेन्यू पे 3-4 अलग अलग चीजें ऑर्डर करते हो, तो ये सारी चीजें अब सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के इस स्टेप में हम डिटेल में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में जितने डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन रहा होगा। स्टेप 3 था हमारे पास डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन के प्राइस के बारे में मैंने सिर्फ इतना बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटेड कंसीडरेशन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन है। फॉर एग्जांपल कि भाई IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में FAR2 की फीस है 18,000 रुपए, तो मैं 18,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास के हिसाब से अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये देखूंगा कि मैंने 18,000 की फीस तो कोट की है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट से कितनी फीस रिकवर कर सकता हूँ। हमारे पास कुछ बेड डेट्स भी होते हैं पास में, हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप डिस्काउंट्स वगैरह भी आते हैं, हमारे पास कुछ मेंबरशिप डिस्काउंट भी आ रहे होते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से कितनी एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन में आपसे रिकवर कर सकता हूं, ये मेरे पर्सपेक्टिव से इस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस बन रही होगी। स्टेप 4 allocate transition price to each performance obligation on the basis of standalone selling price। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल ट्रांजिशन प्राइस है उससे हर गुड्स एंड सर्विस में अलोकेट करेंगे हर इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज की नॉर्मल मार्केट प्राइस, नॉर्मल स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में। और लास्ट स्टेप था हमारे पास रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे मैं कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देता जाऊंगा वैसे वैसे मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। याद रहे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पेमेंट बेसिस पे नहीं होती, रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बेसिस पे होगी। मैं आपको गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जिस वक्त मैंने आपको गुड्स थमा दिए मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं आपके साथ सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जिस वक्त मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा होगा। और अगेन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं पे आप देखोगे कि रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड हो रहा होगा, कहीं पे आपका रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड हो रहा होगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो जनरली वो देखोगे कि एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड हो रहा होगा जब गुड्स की डिलीवरी हो रही होगी, लेकिन सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो सर्विसेज चूंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दी जा रही है तो सर्विसेज का रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। क्या ये बातें याद है हमें? इसके बाद हमने स्टेप 1 में कुछ बातें डिस्कस की थी और स्टेप 1 में ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे।
सर स्टेप 1 था हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपसे कहा क्या कहा कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ये एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अगर एक एग्रीमेंट में हर पार्टी के पास ये राइट हो कि वो होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, अगर एक एग्रीमेंट में हर पार्टी के पास ये राइट आ जाए कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, देन दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे FAR2 की क्लासेस में बैठे हुए हैं जिन्होंने एडमिशन फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं की। क्या IQ और आपके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया है? नहीं। जिन लोगों ने अभी तक जो डेमो क्लासेस ले रहे हैं या सिर्फ चेक करने के भाई IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में हमें पढ़ने में समझ आती है नहीं, उनके दरमियान अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि 2 क्लासेस के बाद, 3 क्लासेस के बाद, 4 क्लासेस के बाद आप ये कॉन्ट्रैक्ट, आप यहाँ क्लासेस लेना छोड़ दें। क्या आप मुझे कंपनसेट कर रहे होंगे 4 क्लासेस के लिए? नहीं। सर कल को मैं ही क्लासेस लेना छोड़ दूं, क्या मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूँ? नहीं। तो अगर एक अरेंजमेंट में, अगर एक ट्रांजेक्शन में हर पार्टी के पास ये राइट हो कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। हाँ, वंस आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया, IQ ने वो एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, कुछ क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है कि अब सर मुर्तजा का ये कोर्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे, अब हमारा एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि अगर 1 महीना क्लासेस लेने के बाद मैं डिसकंटिन्यू कर दूं तो शायद प्रैक्टिकली तो तुम लोग मुझसे कोई पेनल्टी नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल मुझे कंपनसेशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज रेपुटेशनल लॉस। भाई 1 महीने तक तुम्हें ये टॉपिक कर रहा हूं कि 100% कोर्स मैं पढ़ाऊंगा, और 1 महीने के बाद मैं एक टॉपिक पढ़ाने के बाद भाग जाऊं और कोई और आगे पढ़ाने लग जाए, IQ बैच डिसकंटिन्यू कर दे आपसे फीस रिकवर करने के बाद, तो हो सकता है कि प्रैक्टिकली इस माहौल में आप लोग IQ से फीस रिकवर ना कर सको, रिफंड ना करवा सको, लेकिन IQ को स्टिल एक रेपुटेशनल लॉस को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ हफ्ते क्लासेस लेने के बाद आप पूरी फीस सबमिट ना करवाएं। अगर आप पूरी फीस सबमिट नहीं करवा रहे होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको पेनलाइज किया जा रहा होगा, या तो आपको क्लासेस में बैठने की इजाजत नहीं होगी, या आपका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा होगा, या कोई और लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में यहाँ पे एक बार। तो अगर एक एग्रीमेंट में हर पार्टी के पास ये राइट है कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, तो फिर ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। हमने ये डिस्कशन की थी कि IFRS 15 के हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट होने के लिए, IFRS 15 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया मीट होने के लिए उसमें कम से कम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, कम से कम 5 एट्रीब्यूट्स का होना जरूरी है। नंबर 1, पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटेड टू परफॉर्म। नंबर 2, ईच पार्टी राइट टू गुड्स एंड सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड। Number 3, payment terms are determinable, payment terms are established. Number 4, contract has commercial substance. And number 5, it is probable that consideration will be recovered. ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एग्रीमेंट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। भाई फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, कहता है सर मैंने आपके YouTube पे, Facebook पे वीडियोस देखी, क्या कमाल पढ़ाते हैं आप, मैं भी आपसे कभी ना कभी पढ़ूंगा। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई गुड्स एंड सर्विसेज एस्टैब्लिश नहीं है। वो FAR1 की बात कर रहा है, FAR2 की बात कर रहा है, या CA फाइनल की बात कर रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज एस्टैब्लिश नहीं। एक स्टूडेंट मेरे पास आता है कि सर आप मुझे FAR2 पढ़ा दें, फीस वगैरह देख लेंगे, पैसे आ जाएंगे, आप देखते कितना अच्छा पढ़ाते तो उस हिसाब से बाद में देख लेंगे पैसे वैसे का क्या करना। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पेमेंट टर्म्स हमने कोई डिटरमाइन या एस्टैब्लिश नहीं की थी। याद रहे, जब मैं पॉइंट नंबर 3 में कहता हूं ना, तीसरे एट्रीब्यूट में कहता हूं कि पेमेंट टर्म्स आर एस्टैब्लिश्ड, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पेमेंट फिक्स्ड हो, पेमेंट डिटर्मिनेबल होनी चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टूडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि पास हो गए तो 20,000 की फीस, पास नहीं हुई तो 10,000 रुपए की फीस। ये पेमेंट टर्म्स एस्टैब्लिश्ड है। क्यों? क्योंकि दो में से कोई एक इवेंट होना ही है, आइदर फेल आइदर पास। इसी तरह चौथा एट्रीब्यूट आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एज कमर्शियल सब्सटेंस, जो कि थोड़ा थ्योरेटिकल है।
कॉन्ट्रैक्ट एज कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कि अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जनरली एक ग्रुप जब बन रहा होता है, कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, तो ग्रुप कंपनीज आपस में जब ट्रांजेक्शन कर रही होती है तो हो सकता है वो मार्केट प्राइस पे ना हो रही हो सकता है वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस पे ना हो रही हो, फेवर दिया जा रहा हो कोई, या कोई अनड्यू एडवांटेज लिया जा रहा हो। तो आपने ये भी देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट की कमर्शियल सब्सटेंस हो, यानी कि वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन मार्केट नॉर्म से की जा रही हो। तो इन 5 एट्रीब्यूट्स का होना जरूरी है कि एग्रीमेंट में, तब जाके वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म इख्तियार करेगा, और फिर उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 हम फॉलो कर रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इफ हमने एक कस्टमर के साथ एक अरेंजमेंट किया, एक ट्रांजैक्शन की, लेकिन वो अरेंजमेंट, वो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट के 5 मिनिमम एट्रीब्यूट्स को पूरा नहीं कर रहा और कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता, टर्मिनेट हो जाता है। तो फिर इस केस में आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करो? मैं कस्टमर के साथ कोई अरेंजमेंट, कोई ट्रांजैक्शन करता हूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जो मिनिमम 5 एट्रीब्यूट्स है ना, उसमें से कोई एक एट्रीब्यूट, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग हो, तो फिर आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 इवेंट्स डिस्कस किए गए थे। पहले इवेंट में 3 कंडीशन, दूसरे इवेंट में 3 कंडीशन। पहला इवेंट क्या था? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड, पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। जब ये तीनों बातें हो जाएंगी मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, पैसा मिल जाए और वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो। जब तक इन दोनों सिनेरियोस में से कोई एक बात पूरी नहीं होगी, मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूंगा। यस, जनरली कैश हो सकता है, बैंक के तो इतना जरूरी नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट आता है मेरे पास, कहता है सर 5,000 रुपए रखें, मुझे आपसे FAR2 के कुछ टॉपिक्स पढ़ना है। या 5,000 रुपए रखें, मुझे आपसे FAR2 के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब इसमें वन ऑफ द एट्रीब्यूट मिसिंग है कि गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफाई नहीं है। FAR2 के कुछ टॉपिक्स तो पढ़ने, लेकिन कितने टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स, ये हमने आइडेंटिफाई नहीं किए। तो अब मेरे पास जो पैसा आया ना, मैं एंट्री बना दूंगा कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। उसने मुझे हाथ में 5,000 रुपए दिए, सर उसने कहा सर ये 5,000 रुपए के मुझे FAR2 के कुछ टॉपिक पढ़ने अगले 6 महीनों में। मेरे पास आया, मुझसे 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक पढ़े और फिर गायब हो गया। और फिर वापस कब आता है उठकर कि भाई मुझे वापस रिमेनिंग टॉपिक पढ़ा दे, नहीं पढ़ा दे, कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो वंस 6 महीने का पीरियड लैप्स हो गया, अब जो मैंने उसके पैसे रिकवर किए थे मैं 6 महीने के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब एक तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ा कि मेरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, वो टर्मिनेट हो गया, इवन तो कि इसमें एट्रीब्यूट मिसिंग था, लेकिन चूंकि हमने क्राइटेरिया मीट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड या सेटिस्फाइड, पेमेंट इज रिसीव्ड एंड पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल, तो अब मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या ये बातें समझ आती है हमें? सर नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये सारी डिस्कशन तो हमने अपनी पिछली क्लास तक की थी। यहाँ तक कोई भी सवाल हो, किसी के भी सवाल हो तो पूछेगा। आप कुछ पूछ रहे थे दोस्त? सर अगर गुड्स का केस है, अगर गुड्स का केस है, सुनिएगा, और गुड्स हमने कस्टमर को डिलीवर नहीं किए लेकिन मीट अवेलेबल कर दिए। अगर हम किसी कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने कहा कि जिस वक्त आप कस्टमर को गुड्स दे दोगे उस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे, लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि गुड्स डिलीवर नहीं हुए लेकिन मीट अवेलेबल हो गए, तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? यहां कोई कंक्लूसिव यस और नो है? मे बी एक कॉन्सेप्ट आप IFRS 15 में मेरे साथ डिस्कस करेंगे, जिसको कहा गया है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, जिसको कहा गया है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। उसमें कुछ 3-4 कंडीशंस हैं कि अगर कस्टमर ने गुड्स बुक करवाए, इनवॉइस इशू हो गई, गुड्स सेपरेटली आइडेंटिफाइड है, वो गुड्स आप किसी कस्टमर को नहीं दे सकते, तो इवन दो कि हमने कस्टमर को गुड्स डिलीवर नहीं भी किए, वो गुड्स हमारे पास है, तो भी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई आप रोटियां लेने गए, आपने रोटियों को ऑर्डर दिया और दुकान वाले को बोला कि यार ये पैक करो, मैं आगे से दूध दही लेके आ रहा हूँ, तो दुकान वाले ने आपकी रोटियां पैक करके थैली गिटान लगा के अलग से रख दी। तो ये एक प्रैक्टिकल परफेक्ट एग्जांपल है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट कि उसने रोटियां भी आपको दी नहीं है, लेकिन पेमेंट डिसाइड हो गई है कि भाई एक रोटी 10 रुपए की है तो 10 रोटी 100 रुपए की हो गई।
गुड्स सेपरेटली आइडेंटिफाई करके बांध के रख दिए और वो गुड्स किसी और को दे भी नहीं सकता, तो वहां पे वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है डिस्पाइट द फैक्ट उसने गुड्स डिलीवर नहीं किया। लेकिन ये अरेंजमेंट एक प्रैक्टिकली आईफार्स 15 के तहत कहलाया जाता है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, और वहां कुछ कंडीशन है उसकी बेसिस पे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। कोई और सवाल किसी का? बढ़े आगे। सर अगर हम अपने पास स्टेप 1 की सेकंड स्लाइड पर आए, अगर हम स्टेप 1 की सेकंड स्लाइड पर आए तो हमारे पास एक हेडिंग आ रही है नो कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बस रीड करना है। if each party to the contract has enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party, no contract exists under IFRS 15। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी के पास ये राइट आ जाए कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15। एक एग्जांपल सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। एक स्टूडेंट आता है, आईक्यू में एडमिशन फॉर्म सबमिट करता है और कहता है कि सर मुझे आपके पास FAR 2 पढ़ना है, FAR 2 का कोर्स लेट से 5 महीने चलेगा। कहता है सर मैं अभी फीस नहीं दे सकता, लेकिन 2 महीने बाद मेरे पास फला जगह से पैसे आने में 2 महीने बाद फीस दे दूंगा। और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस उसको फैसिलिटेट कर देता है कि ठीक है यार तुम 2 महीने तक क्लासेस लो। उसने एडमिशन फॉर्म सबमिट किया, 2 महीने तक क्लासेस ली, और 2 महीने तक क्लासेस लेने के बाद उसको फीस देनी थी। 2 महीने क्लासेस लेने के बाद वो स्टूडेंट दोबारा अपीयर नहीं होता, यानी कि फीस नहीं देता, भाग जाता है, कहीं और चला जाता है। क्या मेरे और उस स्टूडेंट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था? यस, मेरे स्टूडेंट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था, यस। लेकिन सर स्टूडेंट के पास तो राइट था, वो तो 2 महीने बाद भाग गया। सर यहाँ लिखा है इफ ईच पार्टी हैज अ राइट टू टर्मिनेट अ होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट 2 महीने क्लासेस लेने के बाद 1 रुपए की फीस दिए बगैर भाग जाए, सही है, लेकिन मैं 2 महीने की क्लासेस के बाद इस बैच को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। तो हो सकता है स्टूडेंट के पास राइट हो, लेकिन आईक्यू स्कूल या मुर्तजा कायद के पास राइट नहीं है। इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो गया था। स्टॉप इट।